ये जितनी ये औरतें जो प्रेमानंद महाराज को और अनिरुद्धाचार्य को जो गलत बोल रही हैं, चाहे हमारे संत महात्माओं को गलत बोल रही हैं, इनको मैं तो खुले शब्दों में कहता हूँ कि ये सब रंडियाँ हैं। ठीक है, इतने मुस्लिम भाई बच्चा पैदा करते हैं, वो कहते हैं ये अल्लाह की देन है, अल्लाह खिलाएगा। वो खिला रहे, वो नहीं जी रहे हैं क्या? वो भी तो जी रहे हैं। विश्वास होना चाहिए किसी भी चीज़ पर। पहले आप घात का प्रतिघात करिए। अगर वो मारता है तो आप भी मारिए, वो 10 लाठी मारेगा तो आप 5 मारिए। 5 का 20 भी मार सकते हैं। हाँ, अगर मजबूत है तो पटक के मार दीजिए साले को। मैं तो खुलेआम कहता हूँ, हर जगह जितने मार खा के रोते हैं ना राजभर बिरादरी, इनको पहले तो मैं गाली देता हूँ। अब एक यही बनारस में जो बात चल रही थी, वो दो ठाकुर के लड़के मैं देखा, वो जो वीडियो बना रहा है 2 लड़के केवल हैं, और ये 3 तो वो हैं जो मार खा रहे हैं, और एक जो वीडियो बना रहे हैं वो भी राजभर का लड़का है। 4 है, तुम 2 को नहीं मार सकते? ऐसा पहले के क्या था कि अगर किसी का लड़का गलती कर दिया तो 2 थप्पड़ लोग दूसरे लोग मार देते थे, तब भी माँ बाप नहीं बोलते थे। और आजकल तो केवल बोल दो कि आपका लड़का ये गलत काम कर रहा है तो माँ बाप भी खुद बोलते हैं कि आपको क्या तकलीफ़ है, हमारा लड़का है वो करेगा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का राजभर एक्सप्रेस में। आप जो चेहरा देख रहे हैं आज सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल है, क्योंकि इन्होंने समाज में जो एक सहयोग दिया है, चाहे शैक्षणिक हो, आर्थिक हो, हर तरीके से सर ने समाज की सेवा किया है और समाज को आगे बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास किया इन्होंने। और ठंडियों में इन्होंने कंबल वितरण का कार्यक्रम भी हर वर्ष चलाते हैं। प्रयागराज में आपने देखा होगा पंडाल के माध्यम से जो कुंभ का मेला लगता है, उसमें भी सर का पंडाल लगता है, और पंडाल के ज़रिए लोगों को सेवा का एक मौका देते हैं। और चलिए पूरा डिटेल जानेंगे सर से। सर के अंदर ये जो जिज्ञासा थी कब आई, और इसके पहले सर का क्या काम धाम था, और इस वक्त हम सर के घर पे आए हुए हैं, ताकि हम सर से परिचय जानेंगे और पूरा डिटेल जानेंगे। सर, सबसे पहले आपका स्वागत। सबसे पहले तो मैं राजभर एक्सप्रेस का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आज वो हमारे निवास स्थान पर आए हैं और वो हमारे से कुछ समाज में संदेश देना चाहते हैं। इसके लिए राजभर एक्सप्रेस के मीडिया प्रभारी जो संतोष हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद है। हम सभी का सौभाग्य है कि आप जैसे जो समाज सेवी हैं, जो समाज में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, तो हम सभी को काफ़ी खुशी होती है कि हम आप सभी से मुलाकात कर पाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है। तो क्या कहेंगे आप, कैसे शुरुआत हुई थी समाज सेवा करने के लिए, कैसे जिज्ञासा है आपके अंदर? सबसे तो पहले मैं अपना परिचय दे दूं। मैं सूबेदार रामनारायण राय, राजभर, अध्यक्ष राजभर सहयोग सेवा समिति और उपाध्यक्ष वेटरन्स इंडिया प्रयागराज। मैं बचपन से ही थोड़ा सा हमारा समाज के प्रति लगाव रहा है, लोगों के साथ रहने मिलने जुलने का था। उसके बाद हम आर्मी में चले गए। तो आप सबको पता है कि आर्मी में बहुत कम टाइम मिलता है, 1-2 महीने के लिए आदमी आता है, फिर अपने बाल बच्चों और परिवार से मिल कर के चला जाता है। छुट्टी ख़त्म हो जाती है तो उतना नहीं कर पाते थे, लेकिन उस समय भी हमको समय मिलता था तो समाज की सेवा में अपना समय देते थे। चलिए, आर्मी की बात आपने कही है तो हम जानना चाहेंगे कि किस सन में आपकी आर्मी में ज्वाइनिंग हुई थी, और उसके पहले आपने कौन सा एजुकेशन हासिल किया था? आर्मी में जाने से पहले मैं जमानिया से ग्रेजुएशन किया था मनोविज्ञान से, और वहीं से जा कर के घूमने के चक्कर में हम बनारस गए थे, और घूमने के चक्कर में भर्ती भी हो गए थे। उस समय इतना भर्ती का ऐसा नहीं था। उस समय हम देखने गए थे और वहाँ कर्नल साहब थे, वो बुला लिए, बोले आप लोगों को भर्ती होना है कि देखने आए हो? तो हम 3-4 अपने मित्र थे, हमने बोला हाँ भर्ती होना है, और वहाँ लिए और उसी दिन टेस्ट कराए और उसी दिन पास उस करके हम लोगों को सब भेज दिए आर्मी में। तो घूमने गए थे और भर्ती हो गए? और भर्ती हो गए। तो उस समय इतना नौकरी का दिक्कत नहीं था जो आज नौकरी का दिक्कत चल रहा है। उस समय ऐसे ही हो जाते थे, ना दौड़ ना धूप कुछ नहीं, केवल एक टेस्ट हुआ, टेस्ट में पास हो गए, कर दी। पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा शायद इसके लिए लोगों को। अब इसमें बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सबको नौकरी नहीं मिल रही है। देखिए, इसकी समस्या आपका पॉपुलेशन है। नौकरी सीमित होती जा रही है,
प्राइवेटाइजेशन ज़्यादा होता जा रहा है, सरकारी नौकरियां हैं नहीं, और इसके कारण भी है, आप देख भी रहे होंगे सोशल मीडिया में बहुत सारे जगह जहां स्कूल है वहां अध्यापक तो हैं लेकिन वो पैर ऊपर करके सो रहे हैं, बच्चों को पढ़ाई नहीं रहे हैं। ये सब देख करके, और रेलवे में भी आप देख रहे थे पहले कि ट्रेन में पानी भरना है, मुगल सराय में तो बोलते अरे चलो इलाहाबाद में भर जाएगा, यहाँ नहीं भरेंगे तो क्या हुआ। और आज देखिए वही प्राइवेटाइज हो गया तो हर जगह सही समय से पूरी ट्रेन साफ़ है, हर चीज़। और देखिए यहाँ सरकारी टीचर को 80-90 हज़ार रुपया मिलता है और प्राइवेट में 10,000-15,000 में पढ़ाते हैं और कितना अच्छा शिक्षा देते हैं। तो ये कमियां हैं जिसकी वजह से ये सब होता जा रहा है। तो जानना चाहेंगे जो स्कूल में आजकल जो पढ़ाई है, लापरवाहियाँ भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई हैं, तो इस शिक्षा प्रणाली पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए इसमें गवर्नमेंट की भी कुछ कमियां हैं, उनको देखना चाहिए कि जब हम स्कूल खोल दिए तो उसका निरीक्षण होना चाहिए। हम लोग जब पढ़ते थे तो स्कूलों का निरीक्षण होता था, साल में एक बार पैनल आता था, बाकायदे 10-12 आदमी का पैनल आता था और हर क्लास में जा कर के बच्चों से खड़ा करके पूछते थे कि क्या पढ़े हो, आज क्या पढ़ाया गया। तो बच्चों से पूछते थे, उनको पता चल जाता था कि हाँ पढ़ाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इस तरह का कोई सिस्टम ही सरकार नहीं बना के रखी है, सबको मनमर्जी से दे देती है कि कोई आ रहा है कोई जा रहा है, कोई पूछने वाला नहीं है। क्वालिफिकेशन के बाद जैसा कि घूसखोरी की भी बात आती है, लोग डोनेशन लेते हैं, डोनेशन से संबंधित आपका क्या विचार है? देखिए ये तो भ्रष्टाचार है और कलयुग है, इसमें भ्रष्टाचार तो ये बहुत कम होने का नाम नहीं लेगा। जो मेरा आध्यात्मिक तौर के बात पर मैं कह रहा हूँ, क्योंकि कितना भी कोई सख्त आ जाए, जब तक हम अपने में भ्रष्टाचार को नहीं मारेंगे, हम अपने मन से नहीं करेंगे, सारी जनता अगर अपने से नहीं करेगी तब तक सरकार कुछ नहीं कर सकती है। सरकार तो वहाँ बैठ कर के शासन चलाती है और उसको रिपोर्ट देने वाले हम ही लोग हैं। जब तक हम रिपोर्ट नहीं देंगे सरकार क्या करेगी? उसको कुछ पता ही नहीं है कि वो क्या रहा है, उसने डिटेल कर दिया, वहाँ आदमी चले गए और काम कर रहे हैं। अब जिसको जाँच करने के लिए भेजा है वही पैसा लेकर के वो जाँच को सही ठहरा रहा है, तो अब सरकार इसमें क्या करे? घूसखोरी की प्रोसेस ज़्यादा, घूसखोरी हो नहीं गई और ज़्यादा होगी। ये कलयुग का प्रभाव है, क्योंकि उस टाइप की शिक्षा नहीं हो रही है आजकल, कहीं भी जाइए। अब इस समय जो शिक्षा है कि वो रोजी रोटी वाला है, रोजी रोटी के लिए हो रहा है, केवल कमाओ खाओ और राधे राधे हो जाओ। जैसा कि आपने कहा कलयुग का प्रभाव है, तो कलयुग का मतलब है मशीनरी युग। हाँ, तो ऐसा नहीं है कि मशीनरी युग आ गया तो हम अपने आप को गलत रास्ते पे लेके जाएं। जाना नहीं चाहिए, लेकिन लोगों का जो विलासिता आजकल बढ़ गई है कि हमारे घर में सब कुछ होना चाहिए। आज हमारे घर में मोटरसाइकिल है तो कल वो लालसा रखता है कि कार होना चाहिए, कार हो गया तो सोचता है हेलीकॉप्टर होना चाहिए, अब हेलीकॉप्टर हो गया तो सोचता है मेरा खुद की जहाज़ होनी चाहिए। तो ये जो मानसिकता लोगों के मन में आई है, ये भ्रष्टाचार को बढ़ावा देती है। वो सोचता है कि अरे क्या होगा, चलो इनसे। आज आप देख रहे होंगे जगह जगह भ्रष्टाचार है, कुछ लोग सस्पेंड भी हो रहे हैं, पकड़े भी जा रहे हैं, लेकिन एक आध दो के पकड़ने से नहीं होता है। जब तक आम जनता के मन में, सभी लोगों के मन में ईमानदारी का बीज नहीं पैदा होगा, तब तक ये भ्रष्टाचार ख़त्म नहीं होगा। चलिए अब जानना चाहेंगे जैसा कि समाज सेवा की जो भावना थी कैसे आपके अंदर आई और कैसे आपके अंदर आया कि हमको समाज सेवा करना चाहिए? देखिए जब मैं रिटायर हुआ था 2012 में, तो मैं थोड़ा घूमने का शौक़ भी था। मैं थोड़ा भ्रमण किया, बलिया वगैरह, मऊ, बलिया, गोरखपुर, आजमगढ़ वगैरह। तो अपने समाज की स्थिति बहुत मैं दयनीय देखा, तो मेरे विचार में आया कि हमको कुछ करना चाहिए। तो हमारी जो संस्था है राजभर सहयोग सेवा समिति, ये बहुत पहले से चल रही थी, तो उसमें हमको ज्वाइन किया गया। तो हमने कहा कि भाई देखो, यहाँ मीटिंग करके केवल बैठ करके चाय पानी पी लेने से समाज का कल्याण नहीं होना। हम यहाँ बड़ी बड़ी बातें कर देंगे, हाँ ये करना चाहिए वो करना चाहिए, लेकिन वो ग्राउंड में होना चाहिए। तो हम बाहर निकलना शुरू किए। तो उस समय 2013 की बात बता रहा हूँ, 2013 में हमने 10-12 कंबल से शुरू किया था और वो भी साइकिल पर ले जा कर के लोगों में बांटा। और बलिया का भी फिर मैं किस तरीके के लोगों को आपने ये कंबल वितरण किया? हम वहाँ चुनाव करते हैं बहुत गरीब लोगों को,
जिसके कोई साधन नहीं है कि 1 पैसा 2 पैसा उसके पास आ सके ताकि वो कपड़ा खरीद सके या चाहे ठंडी में कंबल खरीद सके। तो ऐसे लोगों का गांव के लोगों से ही मेल मिलाप करके ऐसे लोगों का चिन्हित करके बाकायदे लिस्ट बनती है और वो लिस्ट के हिसाब से ही हम लोग कंबल वितरण करते हैं। और उसके साथ साथ फिर हमारे दिमाग में आया कि उसके साथ साथ जो बच्चे पढ़ रहे हैं इनको भी प्रोत्साहन होना चाहिए। कुछ बच्चे भी साथ में आते हैं तो उसके लिए हम लोगों ने कापी किताब बच्चों को प्रोत्साहन के लिए और भी चीज़ें देना शुरू कर दिया धीरे धीरे। और आज देखिए बहुत विस्तृत हो गया। अभी इसी साल 2-3 जगह आप देखे भी होंगे मीडिया में। कहाँ पे हुआ? एक तो आपका जो जौनपुर में हुआ था, नौली गांव है, वहाँ पर हुआ था इंटर कॉलेज में। उसमें तो के बच्चों को मतलब उसमें जो हाई स्कूल और इंटर में उत्तर प्रदेश बोर्ड से 80% से ऊपर नंबर लाए थे लड़के लड़कियां, उनको दिया गया था। जिसमें कि आप देखे होंगे एक स्कूल बैग दिया गया था, खान सर की जनरल नॉलेज की किताब, पेन और 500 रुपया और वाल क्लॉक, कैलेंडर वगैरह, ये सब सारी चीज़ें दी गई थी। उसके अलावा और कहाँ पे हुआ था? उसके बाद हम लोग फिर दिलदार नगर के पास एक कर्मा गांव है, वहाँ पर हम लोगों ने किया था। तो यहाँ इधर के बच्चों को हम लोगों ने दिया वही सेम चीज़। तो शिक्षा का हमेशा हम कहते हैं कि बिना शिक्षा के कोई बदलाव हो नहीं सकता। शिक्षा एक ऐसी चीज़ है कि आपको कहीं भी बोलने, दहाड़ने, बात करने का अधिकार देती है। और आप तभी बात कर सकते हैं जब आपके पास ज्ञान होगा। बिना ज्ञान के आप बात नहीं कर सकते हैं। ऐसे तो आप मुंह से हल्ला करिए, ज़्यादा देर तक वो हल्ला आपका चलेगा नहीं। लेकिन ज्ञानी अगर आदमी होगा, जिसके पास नॉलेज है, जिसके पास किताब की नॉलेज है, आपके प्रकृति का नॉलेज है, समाज का नॉलेज है, राजनीति की नॉलेज है, साइंस नॉलेज है, तो वही आदमी टिक सकता है। तो इसलिए पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। दोस्तों बता दें कि उत्तर प्रदेश में, जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, उत्तर प्रदेश में एकमात्र ऐसी संस्था है राजभर सहयोग सेवा समिति, जो सर चलाते हैं, जो कि बच्चों को एजुकेशन के मायने में काफ़ी ज़्यादा प्रोत्साहन दे रही है। उनको अवार्ड देती है, पुरस्कृत करती है। अब इस बार भी सर के द्वारा जो संस्था चलाई जा रही है उसमें 80% से ऊपर जितने भी बच्चे यूपी बोर्ड के जो बच्चे थे, 80% से ऊपर जो भी लोग लाए हैं उनको पुरस्कृत किया गया। और आगे भी इनका जैसे प्लानिंग रहेगा, आगे क्या प्लानिंग रहेगी सर? अभी आगे भी हमारी यही प्लानिंग है। अब ठंडी का टाइम आ रहा है, अब उसमें फिर वही गरीबों में कंबल जहाँ भी वो होगा वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। और बच्चों को वहाँ भी प्रोत्साहन पुरस्कार के रूप में कुछ न कुछ हम लोग देते रहते हैं और वो देते रहेंगे। जैसा कि प्रयागराज में अभी आपका पंडाल देखने को मिला है, उसमें पंडाल लगाने का क्या मेन उद्देश्य है? हाँ, ये चीज़ देखिए, किसी भी समाज का विकास चौतरफा होगा तभी जा कर के होगा। केवल एक साइड जा कर के कि केवल हम पढ़ाई करेंगे और केवल नौकरी हमको चाहिए तभी हमारा विकास होगा, तो नहीं हो पाएगा। और बाकी समाज को देखिए, बाकी समाज बिजनेस कर रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है, कोई खेती कर रहा है, कोई नौकरी कर रहा है, कोई धार्मिक चीज़ में जा कर के बातचीत कर रहा है। तो हमने ये जब 2001 से मैं कुंभ का जो लगता है उसमें मैं भागीदार रहा हूँ, जाते जाते रहा हूँ, तो मैं देखा श्रीवास्तव कास्ट का लगा हुआ है, कुर्मी का लगा हुआ है, बाकी राजपूत का लगा हुआ है, राजपूत संघ है तो फलाना संघ। तो हमारे दिमाग में आया कि राजभर का क्यों नहीं लग सकता। तो हमने 2019 में अर्ध कुंभ लगा था। हम पहले प्रयास किए थे लेकिन नहीं सक्सेस हो पाए थे, ज़मीन नहीं मिल पाई थी। 2019 में बहुत मेहनत करने के बाद हमको ज़मीन मिली थी, तो 2019 से हमने शुरू किया। तो 2019 में हमने लगाया तो बहुत प्रचार हुआ, बहुत सारे लोग, कुछ नेपाल से, बिहार से, बॉम्बे से और वही दिल्ली वगैरह से बहुत सारे लोग आए थे। तो उन लोगों ने हमको बहुत बढ़ावा दिया कि हाँ बहुत अच्छा काम हो रहा है, ये होना चाहिए। और देखिए अभी जो इस बार जो महाकुंभ लगा था अभी 2025 में, तो आप देख रहे होंगे कि वहाँ भी हमने लगाया था। और जब मैं देखता हूँ वहाँ बड़े बड़े जो साधु महात्मा, शंकराचार्य,
जो बने हुए हैं वो अपना कैंप लगाते हैं और खर्चा कम करते हैं और करोड़ों कमा के जाते हैं। अब मैं दूसरे की तो बात नहीं कर सकता, क्यों देखिए हमारे पास न तो हम मंदिर रखे थे और इस टाइप का न होम वगैरह कराने का कोई सिस्टम था। अगर वो हम रखे होते तो हमको और बहुत ज़्यादा पैसा आता, लेकिन फिर भी इसके बावजूद भी हमने कुछ नहीं किया, केवल लोगों की सेवा के भाव से किया था। तो तकरीबन 1 लाख रुपया के नज़दीक हमको भी वहाँ प्राप्त हुआ था और उसी 1 लाख रुपये में मैंने संत महात्माओं की सेवा, कंबल वितरण वगैरह आप लोगों ने देखा होगा, भंडारा वगैरह ये सब कराए थे। अब उसको हमको घर से लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। तो ये हमारा कहने का, आप देखिए आपने समाज में मैं एक संत को ढूंढता रह गया कि कोई संत आकर के यहाँ रुके तो कम से कम वो भी 10-20 हज़ार कमा के जाता अगर रहता तो, क्योंकि लोग आते तो 2-4-10 रुपये से गुड़ भी लागते तब भी उसका काफ़ी पैसा बन जाता। पिछली बार 2019 में एक महात्मा को हमने रखा था, तो आपको बता दें कि उनको कम से कम 5-6 हज़ार रुपया था। बाल्टी, लोटा, थाली, गिलास, 10-10 कंबल तक और 1 कुंटल चावल, आटा, 25 किलो चीनी ऐसे करके लेकर के आए थे। वो सरकार देती है। अब उसमें जितना खर्चा हुआ अब इस बार भी हमको सरकार ने राशन दिया था, उसमें आधा खर्च हुआ, आधा राशन बच गया। तो उस आधा राशन को हमने और जगह यूटिलाइज़ किया, गरीब लोगों को खाना बना करके खिलाना, ये करना। मतलब मेन उद्देश्य आपका समाज की सेवा, गरीबों की सेवा करना। हाँ, मेन उद्देश्य वो है जो बेचारे गरीब हैं, कोई बीमार हो गया, अब उसके पास पैसा नहीं है, बीमारी से मर रहा है, तो उसका कुछ पैसा दे करके हमने इलाज करवा दिया। तो और कोई किसी को कहीं बहुत ज़रूरत पड़ गई, किसी की शादी पड़ गई बच्ची वगैरह का, और उसमें वो बेचारा असमर्थ है तो कुछ कपड़े वगैरह और कुछ इस तरह से अनुदान कर दिया। तो इस तरह से छोटे बड़े अनुदान हम करते रहते हैं। और आप लोगों को बता दें कि 2 बार हमने इलाहाबाद में दूसरे आजकल जातिवाद तो ज़्यादा चल गया है, तो खैर हम लोग तो समाज सेवी हैं, उतना जातिवाद के चक्कर में नहीं रहते, लेकिन फिर भी मैं कई बार अपने समाज में कहा था कि आप लोग सामूहिक विवाह करिए, आइए कहिए, जहाँ पर कहेंगे वहीं हम लोग व्यवस्था करेंगे बारातियों का खाने पीने का, लेकिन कोई सुना नहीं। तो इलाहाबाद में इस तरह से हमने किया तो 2 बार हमने वहाँ सामूहिक विवाह 5-5 जोड़ा का करा दिया, लेकिन अपना समाज नहीं था, दूसरे गरीब बेचारे थे, किसी का तो भला हुआ। हाँ, तो वो तो देखिए समाज सेवा करेंगे, भला के लिए ही तो करते हैं। समाज सेवा देखो अपने लिए नहीं किया जाता है कि हम जाएंगे हमको ऊंचा गद्दी मिलेगा, ये मिलेगा, उसके लिए समाज सेवा नहीं होता है। समाज सेवा होता है कि हम नीचे रहें और दूसरे को ऊपर करें, तो उसको समाज सेवा बोलते हैं। अब वैसे तो समाज सेवी बहुत सारे लोग बन गए हैं, वो अलग बात है। आज जैसा कि देखा जा रहा है, जैसे घर घर में ये लोग एक दूसरे की भावनाओं को, एक दूसरे के जो रिलेशन है लोग मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं। ये रिलेशनशिप के बारे में आप क्या राय देंगे? देखिए इसका एक ही कारण है, अब आजकल का मॉडर्न युग उसको माने न माने, इसका एक ही कारण है कि हमारे स्कूलों में चाहे हमारे गार्जियन चाहे हमारे गुरुजन जो है धार्मिक शिक्षा और संस्कारिक शिक्षा नहीं दे रहे हैं। और जब तक देखिए जिस घर में धार्मिक शिक्षा संस्कारिक शिक्षा नहीं रहेगी तो वो घर जो है या वो घर हो या चाहे वो समाज हो, वो कभी विकसित नहीं करेगा। क्यों? आज करेगा, कल उसके दिमाग में तुरंत आ जाएगा, वो आपसे अलग हो जाएगा, बोले अरे हमको तो वहाँ खाना कम मिला, हम अलग रहेंगे तो अच्छा से खाएंगे, अच्छा से चलेंगे, अच्छा से सुविधा होगा। तो आज क्यों हो रहा है? आज देखिए बहुत जो सामूहिक परिवार बहुत कम रह रहा है। लड़का है अपने पिता से अलग होकर रह रहा है, भाई हैं भाई अलग हो रहे हैं, लेकिन संयुक्त परिवार तो पहले के लोग इतना गरीब थे, गरीब के बावजूद भी वो लोग इकट्ठा रहा करते थे, भले एक एक रोटी खाना खाते थे लेकिन सभी इकट्ठे रहते थे। तो उनमें कोई मतभेद नहीं था। पहले किसी भी लड़की से किसी भी लड़का से अगर शादी हो गया तो जीवन भर निवाह करते थे, चाहे वो लंगड़ी हो लुल्ली हो। और आजकल इतने सुंदर देख देख के करते हैं फिर भी नहीं बन पा रहा है। दूसरे दिन अलग तलाक चाहिए तो ये चाहिए तो वो चाहिए। ये इसका मेन कारण है धार्मिक शिक्षा। देखिए धर्म कोई गलत चीज़ नहीं है। धर्म जो है जैसे आजकल राजनीति है, लोगों को इकट्ठा करती है। जब लोग इकट्ठा होते तभी ना वो राजनीतिक पार्टी कोई बनाता है।
अगर लोग नहीं इकट्ठा हो गए तो राजनीतिक बात। इसी तरह से धर्म था, लोगों को इकट्ठा करने का, लोगों को आपस में बात करने का, लोगों से मिलने का। मंदिर बना के 10 आदमी, मंगलवार इतवार के दिन छुट्टी रहती है तो कम से कम 10 आदमी आके बैठ के गाना गाएंगे, कुछ मनोरंजन करेंगे। तो 10 आदमी बैठते थे, तो अब उसमें किसी को तकलीफ़ है तो पूछते थे, हाँ भाई काहे आज मन उदास है, तो अब उसके दुख निवारण के लिए लोग लग जाते थे, हाँ भाई इसका कुछ सहायता करो। तो आजकल मीडिया है, मीडिया चल गया, जैसे जैसे मॉडर्न युग होता जा रहा है सब बदलता जाता है। अब वो पहले चौपाल लगता था, अब कहाँ लग रहा है चौपाल। तो देखिए, कोई भी पुरानी चीज़ है जो भी हमारे बुजुर्गों ने, हमारे संत महात्माओं ने बनाया, सत्संग बनाया, आप जाइए सत्संग में सुनिए, थोड़ा देर बैठिए, तब आपको पता चलेगा कि हाँ क्या है क्या नहीं है। चलिए, जैसा कि अभी सत्संग का बात आया है तो हम जानना चाहेंगे, जैसे कि प्रेमानंद जी के ऊपर अभी आरोप लग रहे हैं, जैसा कि उन्होंने एक कमेंट किया था महिलाओं के ऊपर, तो महिलाएं, बहुत सारी महिलाएं उनका विरोध कर रही हैं, इस विषय को लेकर क्या कहेंगे? हाँ देखिए, ये कि जो आज़ादी का नारा चला है इस समय, ये समाज के लिए एकदम विनाशकारी है। अच्छा ये बताइए हमको कि कौन सा समाज कहता है कि आप नंगा घूमिए। किसी भी समाज की मैं बात कर रहा हूँ, चाहे वो मुस्लिम समाज हो, चाहे क्रिश्चियन समाज हो, चाहे वो सिख समाज हो, चाहे बौद्ध समाज हो, चाहे हिंदू समाज हो, कौन कह रहा है? सबसे ज़्यादा तकलीफ़ जो हो रही है हिंदू समाज को हो रहा है। हिंदू अपने आप को बहुत ज़्यादा अग्रेसिव कर रहा है और इस फुहड़ता की वजह से हमारा समाज विघटन होता जा रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा आपस में, परिवार में ये नहीं बन रहा है। बताइए, आप सोना है, चांदी है, इसको कहाँ रखते हैं? अलमारी में रखते हैं, वो भी ताला लगा करके, गोदरेज की किसी को खुले न, चोर न चुराए। और लोहा को कहाँ रखते हैं? जहाँ मर्जी वहीं फेंक दिया, जंग लग रहा है, कुछ भी हो रहा है। उसी तरह से जो हमारी बच्चियाँ हैं वो सोना और हीरा है, इसलिए बच्चियों के ऊपर ज़्यादा लोग कंट्रोल करते हैं। कि देखिए, औरत का जो लाइफ होता है बहुत नाजुक होता है, अगर उसको एक दाग लग गया तो पूरा समाज, दाग हम ही लगाए हैं और हम ही उसका चीरहरण करेंगे, पूरा समाज उसको उल्टा सीधा कहेगा। और एक लड़का अगर कहीं पकड़ा भी जाता है तो 2-4 दिन लोग हल्ला करेंगे, उसके बाद सब भूल जाएंगे, उसका सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो ये क्या है? ये जितनी ये औरतें जो प्रेमानंद महाराज को और अनिरुद्धाचार्य को जो गलत बोल रही हैं, चाहे हमारे संत महाताओं को गलत बोल रही हैं, इनको मैं तो खुले शब्दों में कहता हूँ कि ये सब रंडियाँ हैं। इनको बोल दो नंगे घूमो, तुम लोग तुम घूमो, तुमको मना थोड़े कर रहे हैं। उनके मन में जो आया वो बता दिया, जैसे मेरे मन में आया मैंने बोल दिया कि ऐसे नहीं होना चाहिए और तुमको जो करना है करो, हम तुमको बाँह पकड़ने थोड़े जा रहे हैं। तुमको वही अच्छा लग रहा है घूमना, नंगा घूमना, तो नंगी घूमो, 10 मर्दों के साथ सो। किसने मना किया? किसी ने मना किया है? बेचारी बेश्या है, वो वेश्यावृत्ति करती है, उसके यहाँ पता नहीं कितने लोग जाते हैं। अब उसको धंधा है, वो धंधा कर रही है। तो जो बेश्या है तो बेश्या बोलने में क्यों शर्म आ रही है तुमको? तुम वो काम कर रही हो। अब हम किसान हैं, हमको किसानी कर रहा हूँ, अब हमको कोई किसान बोल दिया तो हम क्यों नाराज़ हों भाई? हम किसानी तो कर रहे हैं, तो हम क्यों नाराज़ हों? जैसे हम फौजी हैं, अब लड़ रहे हैं, तो हमको कोई सिपाही बोलता है तो मैं क्यों नाराज़ हूँ? मैं सिपाही हूँ देश का, तो मैं सिपाही हूँ, तो मैं क्यों नाराज़ हूँ? तो उन्होंने ये थोड़े कहा कि नहीं फलानी करती है चाहे फलाना करता है, वो तो जनरली कहे हैं। अब जिसको जो उस काम में है उसको तकलीफ़ लग गया और जो उसमें नहीं है किसी को तकलीफ़ नहीं है। अच्छा बताइए, उसमें मुसलमान की कोई औरत प्रोटेस्ट कर रही है कि प्रेमानंद जी ने ऐसे कहा? क्रिश्चियन की कोई कर रही है? ये हिंदुओं को ही क्यों ये हो रहा है? इसीलिए आज हिंदू जो है धीरे धीरे सिमटता जा रहा है, यही कारण है। पहले अफ़गानिस्तान से लेकर के ईरान, तेहरान वगैरह ये सब हिंदू थे, पाकिस्तान हिंदू था, बांग्लादेश हिंदू था, और आज देखिए वहाँ पूरे मुस्लिम कंट्री हो गई, इस्लामिक कंट्री हो गई। आज हिंदुस्तान भी वैसे ही चलता जा रहा है। ये कमी हमारे हिंदू लोगों में, हम अपने धर्म को सही तरीके से नहीं मानते हैं। ठीक है, इतने मुस्लिम भाई बच्चा पैदा करते हैं, वो कहते हैं ये अल्लाह की देन है, अल्लाह खिलाएगा। वो खिला रहे, वो नहीं जी रहे हैं क्या?
वो भी तो जी रहे हैं। विश्वास होना चाहिए किसी भी चीज़ पर। अब तुमको विश्वास ही नहीं है, हमको संतोष हमारा इंटरव्यू ले रहे हैं, हमको यही विश्वास नहीं कि हमारा वीडियो चलाएंगे कि नहीं चलाएंगे। अगर हम अविश्वास कर देंगे तो संतोष चलाएगा ही नहीं। सच्चाई। लेकिन मेरे को विश्वास है कि नहीं हमारा ये वीडियो है वो संतोष चलाएगा तो चलाएगा। विश्वास के ऊपर काम होता है ना। तो ये सब बहुत सारी चीज़ें हैं। चलिए सर से जानेंगे, सर समाज के विषय में क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए मैं अपने तरफ से मैं समाज के लिए कुछ कहना चाहता हूँ कि जो आज हमारा समाज जिस परिस्थिति में है, बहुत दयनीय स्थिति है। आज मैं देख रहा हूँ इस इतने राजनीतिक युग में, मॉडर्न युग में, जहाँ हम लोगों को जाना चाहिए और लोग जा रहे हैं, वहाँ हमारा समाज नहीं जा रहा है, बहुत पीछे होता जा रहा है। इसका सबसे कारण है माँ बाप। मैं हमेशा कहीं भी हमारा मंच होता है, मैं माँ बाप को ही दोष देता हूँ। अगर माँ बाप जागरूक रहेंगे तो बच्चे को पढ़ा सकते हैं। और एक चीज़ और बता दूँ, पैसे कोई मायने नहीं रखता। बहुत सारे लोग रोते हैं कि हम गरीब हैं, हम बच्चे को पढ़ा नहीं सकते। आज पैसे पढ़ाने के लिए बहुत सारे लोग डोनेशन करते हैं कि जो बच्चा, लेकिन हाँ आपका बच्चा पढ़ने में तेज़ हो तब। बहुत जगह जगह एजुकेशन के वो खुल गए हैं, बहुत लोग सहयोग कर रहे हैं। अगर बच्चा पढ़ने में आपका तेज़ है तो उसको सहायता करने के लिए बहुत सारे लोग तैयार हैं। तो सबसे ज़रूरी हम समाज को यही कहेंगे कि सब काम छोड़ दीजिए। सब काम छोड़ने के बाद सबसे पहले अपने बच्चे को स्कूल भेजिए। स्कूल से आता है तो उसको कुछ देर वॉच करिए, अगर आप घर में हैं, कि वो कर क्या रहा है, थोड़ा खेलने भी दीजिए। खेल लेता है तो उसके बाद उसको बैठाइए कि तुम पढ़ो। और जो इधर उधर की बातें हैं, ये खास करके समाज को, हमारे समाज में देख रहा हूँ, एक जो ये मोबाइल सोशल मीडिया चल गया है, घुमा फिरा के रील बनाना डालना, हमें बहुत दुख होता है। जब हम लोगों को खाना नहीं मिलता था उस समय हमारे गांव के हर घर के बच्चे 2-3 किलोमीटर पैदल पढ़ने के लिए जाते थे, लाइन लगी रहती थी। और आज सबके घर में खाना है, सबके घर में सब कुछ है, मोटरसाइकिल है, हर सुविधा है, फिर भी उसके बच्चे कोई पढ़ने के लिए नहीं जा रहा है। ऐसे आवारा जैसे लोग गलियों में घूम रहे हैं। क्यों? ये माँ बाप की कमी है, ये हमारे समाज की कमी है। और आजकल तो समाज ऐसा, पहले के क्या था कि अगर किसी का लड़का गलती कर दिया तो 2 थप्पड़ लोग दूसरे लोग मार देते थे, तब भी माँ बाप नहीं बोलते थे। और आजकल तो केवल बोल दो कि आपका लड़का ये गलत काम कर रहा है तो माँ बाप ही खुद बोलते हैं कि आपको क्या तकलीफ़ है, हमारा लड़का है वो करेगा। सुधार कैसे किया जाएगा, समाज को कैसे डेवलप? देखिए, सुधार का एक ही तरीका है कि जब तक आप कहीं 10 आदमी मिल के बैठेंगे नहीं, सत्संग जिसको बोलते हैं। सत्संग का ये मतलब नहीं कि साधु महात्माओं की ही बात जाके सुनना। सत्संग का ये मतलब नहीं कि धार्मिक चीज़ का ही सत्संग होता है। सत्संग का मतलब जहाँ बहुत सारे लोग इकट्ठा होकर के बात करते हों, गांव की समस्या के ऊपर, समाज के ऊपर। किसी का लड़का ख़राब कर रहा है तो उस समाज में बोलना कि भाई उसका लड़का का चरित्र हमको अच्छा नहीं लग रहा है, चाहे लड़की का चरित्र अच्छा नहीं लग रहा है, तो उसको चल के समझाया जाए। तो ये सब चर्चा जब होगी, आप एक जगह बैठेंगे और चर्चा होगी तो ज़रूर सुधार आएगा। उसके माँ बाप पर दबाव जाएगा, फिर वो बच्चे को थोड़ा वो समझाएंगे, थोड़ा गाँव जहाँ भी देखेगा गाँव बोलेगा तो वो बच्चा सुधरेगा। लेकिन आजकल है नहीं, आजकल तो मोबाइल है, आप अपने मोबाइल में लगे हैं, हम अपने मोबाइल में एक ही जगह, लेकिन बात नहीं हो रहा है। इसका भी बहुत बड़ा कारण है, जो समाज विघटन का, इसका भी बहुत कारण है। तो इस तरह से नहीं होना चाहिए। मैं फिर भी कहूँगा कि आप लोग बच्चों को स्कूल भेजिए, साथ में बच्चों को अच्छी अच्छी शिक्षा छोटे पर दीजिए। जैसे गोद में बच्चा है तो इधर उधर की कहानी मत सुनाइए। जैसे पहले हम लोग की दादी वगैरह कहानी वगैरह सुनाती थी, चाहे और भी गांव के लोग कहानी जब कहते थे तो हम लोग बड़े प्यार से सुनते थे। तो महाराणा प्रताप की, प्रभु श्री राम की, श्री कृष्ण की, विवेकानंद जी की, महात्मा गांधी की, जो लोग अच्छे काम किए हैं उनकी कहानियाँ लोग सुनाते थे कि उस समय ऐसा हुआ करता था। 42 का आंदोलन में हमारी दादी बताती थी कि ये कि कुछ लोग इकट्ठा होते थे और लोहे का पहले पोल हुआ करता था, बिजली का पोल, उसको लोग इतना ताकत आ जाती थी कि उसको लोग टेढ़ा कर देते थे, बैंड कर देते थे, गिरा देते थे बिना किसी हथियार के।
तो ये क्या है, एकजुटता है। और जब तक समाज एकजुट नहीं होगा वो समाज कभी प्रोग्रेस नहीं कर पाएगा। आज देखिए अपने समाज के विषय में बात कर रहा हूँ, खास करके यूपी में देख रहा हूँ 10-10 पार्टियाँ बन गई है। वो समाज क्या विकास करेगा? 10 आदमी आप खींच ले गए, 10 आदमी वो खींच ले गए, 10 आदमी वो खींच ले गए। और जो बड़ी पार्टियाँ हैं उनको तो आदमी चाहिए, आपके पास आदमी है नहीं, इसीलिए आप। और आज हर जगह देख रहा हूँ रात भर मारा जा रहा है। क्या हो रहा है? कुछ हो रहा है? मार खा के रोते हैं बस हम। लेकिन ये लोग समझते नहीं। जोगी जी ने खुद कई बार इसको, आप लोग अगर जोगी जी का एक इंटरव्यू देखे होंगे जिसमें वो रजत शर्मा वगैरह ले रहे हैं, जोगी जी क्लियर बोल रहे हैं कि अगर हमारे को कोई मारता है तो उस समय मैं क्या जाऊंगा कानून को बुलाने? भाई हमारी जितनी शक्ति है उतनी शक्ति से प्रहार करिए, और नहीं है तो फिर मार खा के चुप रहिए। रोने से कोई नहीं होने वाला। तो अपनी शक्ति का उपयोग करिए, अपने शक्ति का उपयोग करिए, आप डरिए मत। भाई उसको जेल होगा तो हमको भी जेल होगा, उसकी जमानत होगी तो हमारी भी होगी। लेकिन ये नहीं, अरे वो बाबू साहब है 10 लाठी मार दिए, हम रोते, तो रोते रहो ना, अब रो रो के घूमो। कौन पूछे? अब जो भी आएगा अब सुलह की तो बात करेगा। अरे जो हो गया छोड़ो, जाने दो, ये है वो है। पहले आप घात का प्रतिघात करिए। अगर वो मारता है तो आप भी मारिए, वो 10 लाठी मारेगा तो आप 5 मारिए। 5 का 20 भी मार सकते हैं। हाँ, अगर मजबूत है तो पटक के मार दीजिए साले को। मैं तो खुलेआम कहता हूँ, हर जगह जितने मार खा के रोते हैं ना राजभर बिरादरी, इनको पहले तो मैं गाली देता हूँ। अब एक यही बनारस में जो बात चल रही थी, वो दो ठाकुर के लड़के मैं देखा, वो जो वीडियो बना रहा है 2 लड़के केवल हैं, और ये 3 तो वो हैं जो मार खा रहे हैं, और एक जो वीडियो बना रहे हैं वो भी राजभर का लड़का है। 4 है। तुम 2 को नहीं मार सकते, तो तुम वीडियो बनाने में लगे हो। वो वीडियो से तुम्हारा क्या है? एक तुम्हारा समाज का आदमी, एक तुम्हारा भाई मर रहा है और तुम वीडियो बनाने में लगे हो। तुम उसका हेल्प नहीं कर सकते, उसका सहयोग नहीं कर सकते। राजभर समाज के लोग, जो भी लोग वीडियो देख रहे हैं, सर की बातें सुनते होंगे आप लोग, तो आप सभी जो गिड़गिड़ाते हैं, रोते हैं, उन सारी चीज़ों से ऊपर उठिए, और जहाँ पे एक्शन लेने वाली चीज़ है आप तुरंत वहाँ पे बचाव के लिए आप अपना एक्शन दिखाइए। अगर 2 लाठी मारता है आप 4 लाठी मारिए, रोने की क्या ज़रूरत है? और क्या कहेंगे सर समाज के लिए? और तो देखिए, जो हमारे मन में था या जो मैं देख रहा हूँ आज के जो परिवेश में, वो तो मैं बता ही दिया आपको। थोड़ा बहुत समझने की बात है इसमें। आप कितना भी देखिए, जिसको अगर नहीं पढ़ना है तो आप कितना भी डंडा मारिए वो पढ़ेगा नहीं। लेकिन जिसको लालसा है पढ़ने की, तो उसको मारो या ना मारो वो पढ़ लेगा। वही अपने समाज की है। जिसको सुधरना है वो सुधरेगा, जिसको नहीं सुधरना है तो भाई ज़िंदगी भर रोते रहो। मैं तो यही कहूँगा कि ज़िंदगी भर रोते रहो। आप यहाँ गलियों में घूम रहे हो, मैं बहुत लोगों को देख भी रहा हूँ कि वो बच्चे बाहर निकल गए मजदूरी करने के लिए, और आज अच्छे मजदूरी करके अपने घर मकान सब बना लिए, और यहाँ नहीं रह रहे हैं। एक तो नशा से दूर हैं, वो अपना काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। क्या वहाँ वो गद्दी लगी है उनके लिए? नीचे सो करके वो काम कर रहे हैं। फैक्ट्रियों का मैंने हाल देखा है। पंजाब में मैं रहा हूँ, बहुत ज़्यादा फैक्ट्रियाँ हैं और बहुत ज़्यादा इधर के लोग थे। वहाँ मैं घूमता था जब सर्विस में था, तो देखता था क्या हालत से वो नौकरी कर रहे हैं, लेकिन अपना घर बना लिए। और जो यहाँ घूम रहे हैं गलियों में, माँ बाप एक रोटी दे दिया, खा लिया, लहड़ा की तरह घूम रहे हैं, वो कभी प्रोग्रेस नहीं कर सकते। चलिए लास्ट में जानना चाहेंगे, आपकी जो संस्था है कहाँ कहाँ पे कार्य कर रही है इस वक्त? देखिए, हमारी संस्था तो हर जगह ही काम कर रही है, छोटा मोटा जैसे भी है काम चल रहा है। अभी हमारी संस्था को अगर प्रभु की इच्छा हुई तो एक बहुत बड़ा कार्य मिला हुआ है, और उसको मैं बताना भी नहीं चाहता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग उसमें फिर टांग अड़ाना शुरू कर देते हैं, और जब वो काम हो जाएगा तब हम बताएंगे। अभी देखिए, हमारी संस्था को डेली 200 लोगों को खाना बनाने के लिए प्रोजेक्ट मिला हुआ है, और उसके विषय में मैं अभी बाहर जाने वाला हूँ, और वहाँ पर अरेंजमेंट करा करके राशन वगैरह रखवा करके फिर आऊँगा। अभी थोड़ा वहाँ जाने में दिक्कत है, पानी भरा हुआ है, और हो सकेगा तो आपको भी मैं साथ में, मीडिया के कर्मी हो, आपको भी ले चलूँगा, और आप खुदे अपने आंखों से देख लीजिएगा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपना कीमती समय दिया।
बहुत बहुत धन्यवाद सर।